नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें सामने आया कि लॉरेंस ने पंजाब की जेल से नहीं, जयपुर की सेंट्रल जेल से जूम ऐप के माध्यम से इंटरव्यू दिया था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। करीब 1.5 साल पहले देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू निजी न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हुआ था। 2 दिन तक लगातार चले इस इंटरव्यू से देश भर में सनसनी फैल गई थी। जो गैंगस्टर पिछले 11 साल से जेल में बंद है, आखिर उसने एक नेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू कैसे दे दिया? इंटरव्यू के बाद पंजाब जेल पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना कि टीवी पर प्रसारित इंटरव्यू राजस्थान की जयपुर सेंट्रल जेल से दिया गया था। इस संबंध में पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम को पत्र लिखा, जिसके बाद जयपुर की लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक टीवी चैनल को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दिए गए इंटरव्यू के मामले में नया खुलासा हुआ है। पंजाब के एसआईटी ने माना कि यह इंटरव्यू राजस्थान में जयपुर सेंट्रल जेल से लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दिया गया था। यह इंटरव्यू एक टीवी चैनल को जूम के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था और अब इस संबंध में जयपुर के लालकोटी थाना में एक मुकदमा पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज करवाया गया है। दरअसल जिस समय इंटरव्यू सामने आया था, उस दौरान लॉरेंस पंजाब की भटिंडा जेल में था, जिसके बाद पंजाब पुलिस की जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल की शुरुआत में 14 दिन तक लॉरेंस जयपुर में ही था। एक मामले की पूछताछ के लिए जयपुर पुलिस लेकर आई थी और उसे जयपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। हालांकि राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जयपुर जेल से इंटरव्यू देने की बात का इनकार किया था। लगातार सवाल उठने के बाद पंजाब पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। दरअसल पिछले साल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 14 और 17 मार्च को 2 अलग-अलग इंटरव्यू एक टीवी चैनल को दिए थे, जिसका टेलीकास्ट होने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर माना और उसके बाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस की एक एसआईटी गठित करते हुए इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इस संबंध में पंजाब पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर को दर्ज किया, जिसमें दूसरी एफआईआर में यह माना गया कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए इंटरव्यू टीवी चैनल को दिया गया था। उसकी पूरी जांच की रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा राजस्थान पुलिस मुख्यालय को भेजी गई और अब इसी पत्र के आधार पर जयपुर के लालकोटी थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी जांच लालकोटी थाना प्रभारी को सौंपी गई है। दरअसल जयपुर के जी क्लब फायरिंग केस में जवाहर सर्किल थाना पुलिस लॉरेंस को 15 फरवरी को जयपुर लाई थी। यहाँ लॉरेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 16 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। लॉरेंस 2 मार्च तक जवाहर सर्किल थाना पुलिस की कस्टडी में कड़ी सुरक्षा के बीच रहा था। इसके बाद 3 मार्च को उसे जयपुर जेल भेज दिया गया। 6 मार्च तक लॉरेंस जयपुर जेल में बंद रहा। 7 मार्च को लॉरेंस को जयपुर जेल से वापस भटिंडा जेल के लिए रवाना किया गया और 8 मार्च को लॉरेंस को भटिंडा जेल प्रशासन को सौंप दिया गया। पंजाब पुलिस की लंबी जांच के बाद पता चला है कि लॉरेंस का जो इंटरव्यू न्यूज चैनल पर प्रसारित हुआ था, वो जयपुर की सेंट्रल जेल से दिया गया था। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाई कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की ओर से राजस्थान पुलिस को इससे जुड़े कुछ अहम दस्तावेज भी दिए गए हैं। इसमें एक पेन ड्राइव भी है। अब हाई कोर्ट के निर्देश पर जयपुर के लाल कोठी थाने में केस दर्ज किया गया है। जयपुर के लालकोटी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब जांच की जाएगी कि आखिरकार 21 दिन तक जयपुर पुलिस की कस्टडी में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने आखिरकार कब और किसके मिलीभगत के जरिए राजस्थान में जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए जूम ऐप के जरिए एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। और इस पूरे प्रकरण की जांच को मॉनिटरिंग करने में राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच भी अपना सहयोग करेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस आपको तबाह और बर्बाद कर सकती है। हसीना की चाह में आपका माल तो जाएगा ही, आपकी जान पर भी बन सकती है। यकीन नहीं होता तो जयपुर से आ रही इस रिपोर्ट को देखिए। ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस से सावधान, हसीना की चाह में फंस सकती है जान। गैंग के पास कस्टमर की तबाही का प्लान। राजधानी जयपुर में ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस बुकिंग के नाम पर ठगी, लूटपाट और जानलेवा हमला करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। मुरलीपुरा थाना पुलिस और पश्चिम जिले की स्पेशल टीम की जॉइंट ऑपरेशन में गैंग पकड़ में, जिसमें 7 महिलाएं, उसके अलावा 3 आदमियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट करने की शिकायत पर आए अनजान फोन कॉल के आधार पर पुलिस की स्पेशल टीम और मुरलीपुरा थाना टीम ने इस गैंग में शामिल 7 लड़कियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी करनी विहार इलाके में होटल उमराव हवेली में ठहरे हुए थे। पुलिस के मुताबिक उसे 27 सितंबर को सुबह 4:30 बजे दादी का फाटक के पास कार सवार बदमाशों द्वारा 2 युवकों पर जानलेवा हमले और लूटपाट की शिकायत मिली थी। 2 रोज पहले पुलिस को कंट्रोल रूम के मार्फत सूचना मिली कि किसी लड़के के साथ में मारपीट की कोई घटना हो गई है। पुलिस ने आपका संपर्क साधने की कोशिश की तो फोन ऑफ होने के कारण वो संपर्क नहीं साधा जा सका। परसों दोपहर को जब दोबारा फोन ऑन हुआ तो परिजनों ने बताया कि किसी कहासुनी में चोट लग गई है, जिसकी उनको पुलिस से कोई शिकायत नहीं करनी है। मामला संदेहास्पद होने पर मुरलीपुरा एसएचओ द्वारा स्वयं परिजनों के पास में जाकर जब वस्तु स्थिति जाननी चाहिए तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने के कारण फिर दोस्तों अन्य इत्यादि से बात करने पर देर रात तक ये स्पष्ट हो पाया कि 3 युवकों ने कोई एस्कॉर्ट से लड़की की बुकिंग की। उसमें कुछ लोग आए और उन्होंने इस तरह मारपीट करके इनसे पैसे छीनने की वारदात की और उसी क्रम में चोट लगी है। पुलिस फौरन हरकत में आई और पीड़ित युवक की शिकायत पर एस्कॉर्ट सर्विस गैंग के फोन कॉल्स खंगाले। इसके बाद पुलिस ने बोगस ग्राहक बनकर गैंग से संपर्क कर लड़की की डिमांड की। बदमाश लड़की सप्लाई करने के बहाने पहुंचे मगर भनक लगते ही मौके से भागने लगे। तभी पुलिस ने भी फिल्मी स्टाइल में एस्कॉर्ट सर्विस गैंग का पीछा किया और होटल उमराव हवेली के पास सभी को धर दबोचा। उमराव हवेली होटल में उसके बाद में छापा मारने पर 7 महिलाएं और 3 युवकों को अरेस्ट किया गया और इसके अलावा 5 अन्य वांछित मुलजिमों की पहचान सुनिश्चित की गई है। जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया तो ये स्थिति का खुलासा हुआ कि ये इस तरह गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें एस्कॉर्ट से लड़की बुक करने के नाम पे लड़कियों को साथ ले जाते हैं। जो ग्राहक इनको बुलाता है उसके पास में जो कुछ कीमती सामान अथवा पैसे होते हैं वो लूट की वारदात खरीद कर देते हैं। जो जिस व्यक्ति के साथ ये वारदात होती है वो लोग लज्जा के डर से कहीं शिकायत नहीं कराता। इसी का फायदा गैंग उठा रही थी। अभी इनसे अनुसंधान जारी है। पुलिस के मुताबिक वारदात में सहयोगी होटल उमराव हवेली के संचालक विवेक धाबाई और कर्मचारी सोनू बैरवा को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई युवतियां उत्तर प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य राज्यों की रहने वाली हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट सर्विस के बहाने जयपुर बुलाया गया था। पुलिस अब गैंग के सरगना कमलेश शर्मा, दीपक मीणा, प्रधान गुर्जर, मुकेश चौधरी और कैलाश चंद की तलाश में जुट गई है ताकि राजधानी में फैले इस बड़े रैकेट का जड़ से खात्मा किया जा सके। पूरा ऑपरेशन डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया के निर्देशन में हुआ, जिसमें पुलिस में बदमाशों का पीछा करते हुए हवाई फायरिंग तक की। साथ में इन बदमाशों ने पुलिस की गाड़ियों को टक्कर भी मारी। इस बीच पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गैंग लड़कियां उपलब्ध कराने के बहाने ग्राहकों को मारपीट कर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देती है। और दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल यानी कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर दोनों दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली में कार्यक्रम रहने वाला है। राइजिंग राजस्थान को लेकर वो रोड शो भी करेंगे। तो दिल्ली वो पहुंच चुके हैं और अगले 2 दिन तक वो दिल्ली ही रुकने वाले हैं।
भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले किए गए। इसमें कर्मचारी, पत्रकार कल्याण, औद्योगिक इकाइयों में निवेश और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े फैसले किए गए। राज्य सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक की बड़ी बात यह भी रही कि लंबे समय से कैबिनेट बैठकों से दूरी बनाने वाले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मीटिंग में पहुंचे और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने, भर्तियों में तेजी लाने और तबादला नीति बनाने को लेकर अपनी बात रखी। इस योजना के लागू होने से पर्यटन, निर्यात, खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी कई रियायतें मिल सकेगी। इसके चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालकों भर्ती में 8वीं की जगह 10वीं पास योग्यता अनिवार्य कर दी गई है। भर्ती भी अब राजस्थान कर्मचारी भर्ती चयन बोर्ड लिखित परीक्षा के माध्यम से करेगा। सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी रखा गया है। सरकार की मंशा है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसके लिए पेड़ काटे जाएं तो 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाने का नियम बनाया गया है। स्वतंत्र पत्रकारों के लिए बैठक में राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि एक्रीडिटेशन नियमों में संशोधन करते हुए स्वतंत्र पत्रकारों के लिए न्यूनतम आयु को 50 साल से घटाकर 45 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही अनुभव की सीमा को भी 25 साल से घटाकर 15 साल कर दिया गया है। उद्योग से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हमारा प्रदेश चल पड़ा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं। हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है राजस्थान में, संभावनाएं बहुत है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। इसमें रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक। कैबिनेट में आज ये माना गया कि प्रशासन और सरकार के लिए हमारे कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण खड़ी होती है। योजनाओं की क्रियान्विति, सरकार के निर्णयों की क्रियान्विति, आमजन और सरकार के बीच में सामंजस्य और आमजन को उसकी अपेक्षा और आशा के अनुसार रिजल्ट मिले, इसलिए हमारे कर्मचारियों को बहुत बड़ा रोल होता है। और ये खबर बीकानेर जिले से, जहां नोखा के पांचू गांव में सैनिक रामस्वरूप कसवा को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के मौके पर जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अंत्येष्टि के दौरान अधिकारियों के कुर्सी पर बैठे रहने को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नाराजगी जताई और इस रवैये को सैनिक का अपमान बताया। बेनीवाल ने सैनिक की अंत्येष्टि का अपमान करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दाह संस्कार, शहीद की अंतिम संस्कार के अंदर जब चिता के अंदर मुखाग्नि दी जाती है, उससे पहले कोई चेयर पर नहीं बैठता। हम सारे एमपी एमएलए सब लोग खड़े हैं, लेकिन आईजी, एसपी, कलेक्टर तीनों पैर पे पैर दिए हुए और वहाँ चेयर पे बैठे थे। और जब मैंने इस बात का मैसेज करवाया तो उठ के यहाँ से चल दिए। राजकीय सम्मान का मतलब ये होता है कि हम यहाँ खड़े हैं, जब तक अंत्येष्टि पूरी नहीं हो, अंतिम संस्कार पूरा नहीं हो, उनको जाना नहीं चाहिए और ये आना ही नहीं चाहिए। और आना चाहिए तो अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद जाना चाहिए। तो मैं भजनलाल सरकार से मांग करूंगा, इस गलती के लिए आईजी, एसपी, कलेक्टर सहित तमाम जो नीचे के अधिकारी जांच करा के आइंदा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इनको यहाँ से हटाया जाए और एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाए।
झालावाड़ जिले के चौमेला क्षेत्र के रावतपुरा में काली सिंध नदी पर बनी रपट पार करते समय एक युवक बाइक समेत बह गया। ग्रामीणों की सूचना पर अधिकारियों के साथ गोताखोर और रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और लापता युवक की नदी में तलाश शुरू करवाई, लेकिन देर शाम लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अंधेरा होने पर रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। अब एक बार फिर से कल नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। फिलहाल लापता युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मुझे सूचना जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि रावतपुरा की तरफ से रावतपुरा पुलिया पे एक व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके पुलिया पार कर रहा था। पुलिया पार करते इसलिए स्लिप खाने से मोटरसाइकिल गिर गई और मोटरसाइकिल सहित बह गया, जिसका कोई नाम पता मालूम नहीं है। अब जिसकी तलाश कर रहे हैं सिविल डिफेंस के साथ और SDRF को इसकी सूचना झालावाड़ कर। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बरसात के बाद चंबल नदी में उफान आ गया। चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही चंबल के सभी बांधों से पानी की निकासी शुरू की गई है। कोटा बैराज से 8 गेट खोलकर करीब 75,000 पानी की निकासी की जा रही है और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस मानसूनी सीजन में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में बैराज के गेट खोले गए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद उफान आ गया है चंबल नदी में। चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से पानी निकासी होने के बाद कोटा बैराज से भी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज से बड़े पैमाने पर जल निकासी की जा रही है। 8 गेट खोले गए हैं और करीब 75,000 क्यूसेक पानी की निकासी इस वक्त कोटा बैराज से की गई है और कोटा बैराज के जो निचले इलाके हैं उनमें अलर्ट जारी किया गया है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये जलधाराएं जो कि कोटा बैराज से निकल करके चंबल के डाउन स्ट्रीम में छोड़ी जा रही है। कोटा बैराज के फिलहाल 8 गेट खोले गए हैं और इसके साथ ही ये नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है जो कि सामने बन करके आता है। ये चंबल के डाउन स्ट्रीम का इलाका है और नीचे ये तस्वीर है कोटा बैराज के डाउन स्ट्रीम में चंबल रिवर फ्रंट की। और इस अद्भुत टोंक जिले के निवाई में पॉर्न वीडियो दिखाकर नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ करने वाले सरकारी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। निवाई की एक सरकारी मिडिल स्कूल में बच्चियों को पॉर्न वीडियो दिखाता था। शिकायत के बाद 27 सितंबर को मामला दर्ज हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए निवाई पुलिस ने सरकारी टीचर लईक अहमद को गिरफ्तार किया। पूरा मामला 10 सितंबर का है, जब स्कूल में आरोपी ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को वीडियो दिखाया, जिसके बाद बच्चियों ने परिजनों को पूरा मामला बताया। अभिभावकों ने स्कूल में जानकारी जुटाकर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर थानाधिकारी हरिराम वर्मा इस मामले की जांच कर रहे हैं। दिनांक 27 तारीख को रिपोर्ट आई कि दिनांक 10 सितंबर को स्कूल में किसी शिक्षक द्वारा बच्चों को अश्लील वीडियो दिखाए गए हैं। इसके अंदर रिपोर्ट प्राप्त हुई 27 तारीख को। हमने मुकदमा नंबर 444/24 पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया है। उसमें बाद अनुसंधान हमने मुलजिम नईश कुरैशी है, निवाई का रहने वाला है, उम्र 50 साल है, जो शिक्षक है, सरकारी शिक्षक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी के पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर पर देशी सैलानी हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। लिहाजा राजस्थान में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस साल राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आने वाले हैं। राजधानी के हर पर्यटक स्थल पर्यटकों से फिलहाल गुलजार है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में टूरिज्म सीजन की शुरुआत हो चुकी है। सितंबर से मार्च माह तक राजस्थान में टूरिज्म सीजन माना जाता है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटक स्थल में शुमार हवा महल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ख़ासतौर पर वीकेंड पर बड़ी संख्या में यहाँ सैलानी पहुँचते हैं अपने परिवारजन के साथ और इमारतों का दीदार करते हुए नजर आते हैं। मैम से हम जानना चाहेंगे, मैम कहाँ से हैं आप, कैसा लग रहा है हवा महल? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से। तो कितने दिन हो गए, ये पहला विजिट किया है आपने यहाँ का? पहला विजिट। कैसा लगा हवा महल? बहुत अच्छा लगा जी। देखिए, पर्यटक कह रहे हैं कि हवा महल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब राजस्थान की यहाँ पर है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पर्यटक और सैलानी यहाँ उमड़ते हैं। मैम से जानेंगे, मैम कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद, गुजरात। कैसा लग रहा है हवा महल? अच्छा है। पहले कभी सुना है हवा महल के बारे में? हाँ सुना था, पर देखा आज ही, बहुत अच्छा है। कैसा लगा, क्या क्यों कुछ देखा आपने, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया यहाँ का? यहाँ पे सब मतलब पूरी जो
जैसे राजा महाराजा का सुना था ऐसा देख के फील हुआ कि काफ़ी अच्छा है। सब कुछ खुला खुला है तो रूम क्यों बंद है? अच्छा, हवा महल किसके लिए जाना जाता है पता है आपको? नहीं। जी जी, देखिए यहाँ पे पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो प्रचार प्रसार हवा महल का हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद और राष्ट्रपति मैक्रोन के दौरे के बाद तो यहाँ पर हजारों की संख्या में सैलानी दिन ब दिन बढ़ते हमें नजर आ रहे हैं। नई सरकार आने के साथ ही केकड़ी जिले के दर्जे पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल अशोक गहलोत राज में 17 मार्च 2023 को इसे एक नया जिला घोषित किया गया था। अलबत्ता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को हार का सामना करना पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट में केकड़ी में एसपी भी नहीं लगाया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों और सामाजिक संस्थाओं में गुस्सा है। पिछले 4 दिनों से धरना जारी है और बाजार बंद है। लोगों को जोड़ते हुए इसे लेकर जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। 2 दिन से केकड़ी बंद है। रविवार को भी सभी दुकानें बाजार बंद रखे गए। अगर केकड़ी जिले को कैंसिल किया जाता है तो सभी जो केकड़ी वासी है उनसे मिलके सभी सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से, गैर राजनीतिक संगठनों से सभी से आह्वान किया जाएगा और जिला बना रहे उसके सिलसिले में आगे कार्रवाई की जाएगी और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला बनते विकास ने रफ्तार पकड़ी थी। जिला बनने के बाद केकड़ी वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के 7-8 नए जिलों को खत्म करने वाले बयान के बाद से ही लोगों को जिला खत्म होने की चिंता सता रही है। वहीं बीते दिनों सरकार ने केकड़ी से एसपी हटाए जाने के बाद जिले का स्टेटस खत्म किए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। कमोबेश ऐसा ही हाल सांचौर, शाहपुरा, गंगापुर सिटी का भी है। इन सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है। राजस्थान की पूर्व सरकार ने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान पूरे इंडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे जिसमें केकड़ी भी एक था। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ दिन पूर्व एक बयान देके कहा कि केकड़ी जैसे जिले को केवल तुष्टीकरण के तहत जिला बना दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संदर्भ में कुछ बातें कही है। केकड़ी क्षेत्र का हर नागरिक दलगत राजनीति से ऊपर केकड़ी को जिला बनाना जो बनाया गया था उसे लगातार रखना चाहता है। बार एसोसिएशन केकड़ी के नेतृत्व में उक्त धरना प्रदर्शन, केकड़ी बंद के आयोजन लगातार रूप से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी कितने ही संगठनों ने लगातार रूप से कि केकड़ी जिला रहे इसके लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार जारी जो बार एसोसिएशन के नेतृत्व में केकड़ी जिले का ये अभियान है उसके लिए एक बड़ा ही निर्णायक दिन है, बड़ा ही क्रिटिकल दिन है। जैसे कि उम्मीद की जा रही है, जैसे संकेत दिए जा रहे हैं, संभवतः ऐसी आशा बंधी है कि फिलहाल सरकार इस चीज को होल्ड पर डाल सकती है, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं को, नीतिगत जो प्रशासन की परंपराएं हैं उनको ध्वस्त करते हुए भजनलाल सरकार या उनकी कैबिनेट केकड़ी को हटाने संबंधी कोई कार्रवाई करती है तो इतना तो तय है कि ये आंदोलन अपने आप उग्र रूप लेगा। जो अब तक असंतोष दिलों में छुपा बैठा है, यदि ऐसी कोई भी गलत कार्रवाई की जाती है निश्चित रूप से उसमें उबाल आएगा। जिले का दर्जा खत्म ना हो, जिला बचाओ संघर्ष समिति की ओर से शनिवार को विरोध स्वरूप केकड़ी बंद रखा गया। वहीं रविवार को भी बंद रखकर विरोध को मुखर किया गया। बंद को सामाजिक के साथ साथ व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। अगर जल्द सरकार या प्रशासन की ओर से उचित आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर जयपुर भी कूच किया जा सकता है। वहीं प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की लोकल लीडरशिप ने चुप्पी साध रखी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया। मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में हुए रिलायंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में देश के लिए ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पहुंचे, जिनका खुद नीता अंबानी ने स्वागत किया। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन खिलाड़ियों के लंबे संघर्ष का सम्मान करता है और देश का नाम रोशन करने के लिए उनका अभिनंदन करता है। स्पेशल शाम है। आज पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस
एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं. We are so proud of them. All Indians, we are proud of each and every one of them. And today, we are going to honor them and show them the respect and the love that we have for them. On behalf of Reliance Foundation, we would like and we would wish that United in Triumph can become a movement for unity and inclusiveness in sport and in life. और बस इसीलिए आज सेलिब्रेशन है जहां वी आर गोइंग टू शो दैट all of them are coming together and coming united together. And thank you so much. आप सबको धन्यवाद आज आने के लिए. नारायण सेवा संस्थान का नारायण लिम्ब और कैलिपर्स फिटमेंट शिविर पुणे के तिरुपति मंगल गार्डन टिंगरे नगर में आयोजित हुआ. शिविर में महाराष्ट्र के 345 से ज्यादा दिव्यांगों को अपर लोअर कृत्रिम अंग और कैलिपर्स लगाए गए. इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर मेधा कुलकर्णी और स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे ने शिरकत की. घटना में हो चुके हैं या आगे चलने प्रदान करती है. पहले हम लोग उदयपुर से ये सब देते थे, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि पहुंचना होगा. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.